प्रधानमंत्री ने कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को किया संबोधित। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र। कहा, एयरपोर्ट निर्माण से पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा। मुख्यमंत्री से मिला रांची दिगंबर जैन पंचायत का प्रतिनिधिमंडल। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण। बीएयू के कुलपति ने भी सीएम से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जनता की बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप। सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों को सादगी और जन सेवा की नसीहत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। आधी आबादी के सशक्तिकरण और सम्मान पर वक्ताओं का जोर। कल विविध कार्यक्रम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस वर्चुअल संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले 11 वर्षों में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में 70 एयरपोर्ट थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 160 हो गई है। नए हवाई अड्डों से यात्रा सुगम हुई है, साथ ही पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। एक ही हफ्ते में राजस्थान में विकास के इन दो बड़े कार्यक्रमों का बहुत बड़ा संदेश है। ये बताते हैं कि आज राजस्थान किस गति से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों और माताओं बहनों के लिए योजनाएं हो, राजस्थान में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक नई आशा और नई उपलब्धि का दिन है। करीब 1,500 करोड़ रुपए से बनने जा रहा ये आधुनिक एयरपोर्ट आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाला है। मैं कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लोगों को एयरपोर्ट के शिलान्यास के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे, जिसका विषय होगा सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप। वेबिनार के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीटी कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र आयोजित करेगा। ये सत्र केंद्रीय बजट में घोषित 15,000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। इसका मकसद रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स तंत्र को मजबूत करना और देश की तेजी से बढ़ती ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कुशल रचनाकारों की एक सशक्त श्रृंखला तैयार करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में कई लोगों ने मुलाकात की। रांची दिगंबर जैन पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 1 से 6 अप्रैल तक आयोजित होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर AC दुबे ने भी श्री सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को आगामी 14 से 16 मार्च तक BOU मैदान में आयोजित होने वाले किसान एग्रोटेक मेला के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। कुलपति ने इस दौरान मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से भी अवगत कराया।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कथित शीश महल पर मचे घमासान पर सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर लोगों की बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अस्पतालों में दवाइयों का अभाव है, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की प्राथमिकता जनता की मूलभूत सुविधाओं की बजाय अपने लिए आलीशान भवन बनाने पर केंद्रित दिखाई दे रहा है, जिससे सवाल उठना लाजिमी है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को सादगी और सेवा की मिसाल पेश करने की नसीहत दी। जन औषधि दिवस पर आज नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि केंद्र के संचालकों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जेनरिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने विभिन्न राज्यों के जन औषधि केंद्रों के संचालकों को सम्मानित किया। जेपी नड्डा ने योजना की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे एक आंदोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना आम आदमी के लिए राहत देने वाली है और हमें और ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक आंदोलन बना दिया है। आज कॉमन मैन को आप सोचिए ना, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जो उसको रेगुलरली जीवन के अंतिम सांस तक दवाई लेनी है, उसका खर्च जो किसी समय में 2000-3000 रुपए महीने का आता था, आज वो 200 रुपए और 300 रुपए में सीमित हो गया है। ये हमको समझ, ये है कॉमन मैन को। आज भारत के प्रधानमंत्री की विजन, जब हम 2047 के विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आज लेटर और स्पिरिट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनती जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित जन औषधि केंद्र से अब बड़ी संख्या में लोग कम कीमत पर दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं। किला खरसावां जिले के बजरंग टावर मेन रोड गम्हरिया में स्थित ये जन औषधि केंद्र स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले महंगी दवाइयां खरीदना काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब जन औषधि केंद्र से वही दवाएं सस्ते दामों में मिल जाती हैं। यहाँ से बीपी का दवाई लेती थी। यही दवाई मुझे बाहर से 30 रुपए में मिलता था, जन औषधि से मुझे 5 रुपए में मिल रहा है। जन औषधि केंद्र के संचालक विपिन चौधरी का कहना है कि यहाँ मिलने वाली जेनेरिक दवाइयाँ गुणवत्ता के मामले में किसी भी ब्रांडेड दवा से कम नहीं है। कम कीमत के कारण अब अधिक से अधिक लोग यहाँ से दवाइयाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। हम लोग 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मना रहे हैं। ये पूरे सप्ताह लोगों को जागरूक कर रहे हैं जन औषधि की दवा के बारे में। ये बाहर के दवाओं से 50 से 80% तक सस्ती मिलती है और उन्हीं की सेम क्वालिटी, सेम गुण के साथ लोगों के फायदे के लिए योजना चलाई गई है भारत सरकार द्वारा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और किफायती बन रही हैं और लोगों का भरोसा इस योजना पर लगातार बढ़ रहा है। मेरे कई मरीज ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं और ऐसी दवाएं 2000 से ज्यादा दवाएं उपलब्ध हैं, बाजार विकल्प उपलब्ध हैं और 300 से ज्यादा उपकरण हैं जो कि इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और काफी असरदार है। प्रधानमंत्री औषधि केंद्र है और ये जो हम लोग का फार्मासिस्ट है, जो भी बड़ी कंपनी की दवाई है, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी की हो, चाहे एल्केम की हो, कोई भी बड़ी कंपनी की दवाई है, वो सब में और तो प्रधानमंत्री औषधि केंद्र उसमें ना इफिकेसी में कोई भी अंतर नहीं है। जन औषधि केंद्र ग्रामीण और जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जन औषधि केंद्र ग्रामीण और जरूरतमंद मरीजों के लिए सस्ती दवाओं का एक भरोसेमंद विकल्प बनता जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
जमशेदपुर के साकची स्थित जन औषधि केंद्र में लोगों को बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर दवाइयां मिल रही हैं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। लौह नगरी जमशेदपुर के साकची हावड़ा ब्रिज के पास स्थित जन औषधि केंद्र में हर दिन बड़ी संख्या में लोग दवा लेने पहुंचते हैं। यहां आसपास के इलाकों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों से भी मरीज सस्ती दवाइयां लेने आते हैं। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में मिलने वाली दवाओं की कीमत काफी अधिक होती है, जबकि यहाँ वही दवाइयाँ काफी कम दाम में मिल जाती हैं। बहुत मतलब सुविधा हुआ है। तो दूसरा दुकान से क्यों नहीं लेते? नहीं, बहुत टैक्स है, लूट है, समझे ना। इतना बेईमानी है, शैतानी है कि मत पूछिए। शुगर का दवाई लेते थे, समझे ना, 1 महीने का दवाई 600-700 रुपये लगता था। हमारा मतलब 2 महीना का दवाई वह पर मेरा 400 में हो जाता है। बहुत सारा दवाई मिल जाता है। लेडीज़ लोग का ये बहुत अच्छी दवाई है कि जो हम लोग बाहर में ज़्यादा दाम में मिलता है, यहाँ हमको कम रेट में मिल जाता है। बस हम चाहते हैं कि ऐसा चीज़ है कि नामदा बस्ती है, गोलमुरी, साक्षी, हर जगह बिष्टुपुर ब्रांच होगी, हर जगह में 1-1 ब्रांच खोलना चाहिए। जन औषधि केंद्र के संचालक आलोक चंद्र बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से ये केंद्र संचालित किया जा रहा है और यहाँ हर वर्ग के लोग दवाइयाँ लेने आते हैं। उन्होंने बताया कि जन औषधि सप्ताह के दौरान यहाँ निःशुल्क ब्लड टेस्ट का भी आयोजन किया गया था, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जन औषधि सप्ताह चल रहा है, वो तो हमको इन्फॉर्मेशन भी मिली थी और हम उसी हिसाब से किए जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं तो ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग अपने हिसाब से फ्री कर देते हैं। अच्छा, जो ऑब्लाइज करना है वो सब कर ही रहे हैं हम अपनी तरफ से। कई परिवार ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए भी यहाँ से दवाइयाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ काफी सस्ती मिलती है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे केंद्र शहर के अन्य इलाकों में भी खुलें तो और अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब कि जैसे हम मिडिल क्लास, हमसे भी और जो लोअर क्लास है जिनको दवाई की ज़रूरत है, मैं बहुत जन को रिकमेंड किया हूँ कि भाई अगर दवाई का कभी ज़रूरत हो तो वहाँ से लीजिएगा। तो मैं बहुत यानी आभार प्रकट करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा योजना बनाया। मैं भी बहने को खोज रहा था बहुत दिन से कि जन औषधि मेडिसिन है कहाँ, मेडिकल है कहाँ। बहुत जगह से खोजते खाजते मुझे पता चला हावड़ा ब्रिज के सामने जन औषधि मेडिकल है। मैंने 1-2 बार परचेज़ किया मेडिसिन, बहुत ही सस्ते दाम में मिलता है। और मैंने जब यहाँ ख़रीदा है तो सेम मेडिसिन है, सेम फार्मा है, कंपनी अलग है लेकिन काम वही करता है। शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों की दवाइयां जन औषधि केंद्र में 80 से 90% तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिल रही है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां स्थित ESIC अस्पताल के 75वें स्थापना वर्ष के सिलसिले में स्वास्थ्य मेला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ESIC अपने 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर 24 फरवरी 2026 से विशेष सेवा पखवाड़ा मना रहा है। 1952 में स्थापित ये संस्था आज देश भर में लगभग 3.84 करोड़ बीमित व्यक्तियों और करीब 14.9 करोड़ लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसी क्रम में आदित्यपुर स्थित ESIC अस्पताल में स्वास्थ्य मेला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ESIC के बारे में बता रहे हैं और ESIC के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला, बहुत सारे लोगों को ESIC कट तो रहा है लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। विशेष सेवा पखवाड़े के तहत ESIC अस्पताल आदित्यपुर की ओर से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की भागीदारी देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स अटेंडेंस टाइम और द मेडिकल रिस्पॉन्स टाइम इज लेस देन 2 minutes. This is a great achievement for us. इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को CPR की तकनीक का प्रशिक्षण दिया। साथ ही ओपन हाउस सत्र में नियोक्ताओं की ओर से पूछे गए सवालों का अधिकारियों ने विस्तार से जवाब दिया। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें सीने को दबाया जाता है 1 मिनट में कम से कम 100 या 120 बार और 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना पड़ता है। इससे पेशेंट का जीवन बहुत हद तक बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर PK सिंह ने अतिथियों, लाभुकों और अस्पताल के कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ESIC की सेवाओं और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ESIC के लाभुकों ने इस पहल की सराहना की। मेरे बच्चे का इलाज TMS मुंबई में करवाया, जिससे काफी लाभ पहुंचा और अभी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होना है उसमें भी ESI ने बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग दिया है और मेरे को 12 लाख रुपए का
अप्रूवल दिया है, जो कि आगे चल के अप्रैल मई में मेरा बच्चे का बोन मैरो ट्रांसफर होना है मुंबई में। ये कार्यक्रम न सिर्फ श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम बना, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रांची के धुरवा इलाके में पिछले दिनों मारपीट में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होली के दिन मारपीट की घटना में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। जरूरत से ज़्यादा मारपीट कर दिए, पेट पर चढ़ के कूद के लात उससे मार दिए, जिसके चलते इनका आंत फट गया। तो उसके बाद पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पारस हॉस्पिटल गंभीरता को देखते हुए रेफर कर दिया राज अस्पताल। राज अस्पताल में 5 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ आंत का। ऑपरेशन होने के बाद भी मैंने डॉक्टर लोग उनको नहीं बचा पाए। 7-8 अपराधी हैं, जिनमें 2 अजीत और विक्की नाम का 2 लड़का गिरफ्तार हुआ है। बाकी का तलाश पुलिस कर रही है। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दार्जिलिंग में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिद्धो कान्हू और तिलका मांझी समेत कई आज़ादी के नायकों को याद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के लोगों को मान सम्मान दिया है। समुदाय के समग्र विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने कई पहल किए हैं। उन्होंने समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका को अहम बताया। मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नारी शक्ति से विकसित भारत का मंत्र देंगी। इधर पूर्व संध्या पर भी आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आधी आबादी के सशक्तिकरण और सम्मान पर बल दिया। इस कार्यक्रम में रांची की नवनिर्वाचित महापौर रोशनी खलखो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल देश भर के 250 जिलों में अस्मिता लीग का आयोजन होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनमुख मांडविया ने इस बात की जानकारी एक वीडियो क्लिप में साझा की है। इस अस्मिता लीग में महिलाओं के लिए विभिन्न वर्गों में एथलेटिक्स स्पर्धाएं होंगी। खेलो इंडिया और माई भारत मिलकर ये आयोजन करेगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से महिलाओं को आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही है। गिरिडीह की राहत तस्लीम ने विषम परिस्थितियों से आगे बढ़कर अपनी खास पहचान बनाई है। कौन बनेगा करोड़पति फेम राहत तस्लीम आज अपनी बुटीक के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दे रही हैं।
गिरिडीह की राहत तस्लीम उस समय सुर्खियों में आई जब उन्होंने मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठकर 1 करोड़ रुपए जीते थे। 2 बच्चों की मां राहत उस समय घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कढ़ाई सिलाई का काम करती थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने नई पहचान बना ली है। शुरू में मैं सिलाई सेंटर चलाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को सैलरी बहुत कम मिलती थी, तो घर खर्च चलाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। तो मैं लड़कियों को रोजगार का ट्रेनिंग देती थी, सिलाई का प्रशिक्षण दिया करती थी। उसके बाद जब मैंने देखा कि केबीसी सीजन 4 स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ट्राई किया कि शायद देखते हैं एक बार कि मेरा पढ़ाई जो है वहाँ कहाँ अगर लग जाता है तो मैं वहाँ पे अप्लाई करके देखती हूँ पहले। तो जब मैंने अप्लाई किया वहाँ पे तो मेरा सिलेक्शन हो गया। राहत तस्लीम ने जीत के बाद जिंदगी को नई दिशा दी। आज वे बुटीक के माध्यम से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। उनका मानना है कि अगर महिलाएं हुनर को पहचान लें तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। जब मैं विजयी होकर आई तो यहाँ पर मैंने अपना एक बुटीक गिरिडीह में स्टार्ट किया, जो झारखंड में है, गिरिडीह में स्टार्ट किया। लेकिन फिर मेरा बुटीक वहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ने लगा था, क्योंकि वहाँ मैंने जब शुरू किया तब वहाँ कपड़े का बिजनेस शुरू किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं बुटीक का काम जानती हूँ तो मैं कपड़े का बिजनेस क्यों करूँ। तो मैंने फिर बुटीक में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। राहत तस्लीम की ये सफलता न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, जो अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता की सीख दे रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति तथा वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रही है। कंपनियों की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। परेशान मत होइए, गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप मत भागिए और ना ही सिलेंडर वाले भैया को सिलेंडर के जुगाड़ के लिए फोन करिए। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, रिलैक्स रहिए। सरकार पहले से सतर्क है और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर ही भरोसा कीजिए। सरकार ने आज साफ साफ कहा है कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती और सतत ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और हम इसे सुचारू रूप से कर रहे हैं। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और हमारे ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही देश की सभी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने स्टेटमेंट्स जारी करके सभी पेट्रोलियम उपभोक्ताओं को भरोसा दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना रुकावट ईंधन सप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपया अफवाहों पर भरोसा न करें, पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और सही जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल सोर्सेस पर ही भरोसा करें। सरकार के लिए राष्ट्र और नागरिकों का हित सर्वोच्च है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। खुद भी जागरूक बने और अपने परिवारजनों और मित्रों को भी जागरूक बनाएं। जिम्मेदार नागरिक बने। सोशल मीडिया पर भी केवल सही और आधिकारिक जानकारी ही शेयर करें। राज्य में आज से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में आगामी 11 मार्च तक हल्की बारिश के आसार हैं। 9 और 10 मार्च को कुछ इलाकों में तेज हवाओं के चलने तथा वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1-2 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है।
7 मार्च वर्ष 2009 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नाम की एक दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा। नासा ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उन पर जीवन को तलाशने के लिए केप कैनावेरल से इस दूरबीन को भेजा। केपलर दूरबीन को मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन माना गया। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट्स उन ग्रहों को कहते हैं जो सौर मंडल से बाहर हैं। वर्ष 2018 तक जब केपलर अपने अंतिम चरण में था, तब तक यह लगभग 4000 एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुका था। 7 मार्च वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उनकी टेलीग्राफी के लिए पेटेंट मिला। ग्राहम बेल ने टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। हालांकि इस पेटेंट के लिए अन्य ने भी दावा पेश किया, लेकिन कानूनी तौर पर यह सफलता ग्राहम बेल को ही मिली। टेलीग्राफ यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर से लिखना। किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है। ग्राहम बेल को उनके टेलीग्राफी के लिए दिए गए यूएस पेटेंट का नंबर था 174465। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को किया संबोधित। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र। कहा, एयरपोर्ट निर्माण से पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा। मुख्यमंत्री से मिला रांची दिगंबर जैन पंचायत का प्रतिनिधिमंडल। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण। बीएयू के कुलपति ने भी सीएम से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। जनता की बुनियादी सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप। सत्ताशीष में बैठे लोगों को सादगी और जन सेवा की नसीहत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रांची विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। आदि आबादी के सशक्तिकरण और सम्मान पर वक्ताओं का जोर। कल विविध कार्यक्रम।